नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा अभी कह सकते हैं उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग प्रश्न है और उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो अभी हाल में ही बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय हुआ है, बहुत सारे छोटे बैंकों को जो है किसी बड़े बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। ऐसे में जो है उनका IFSC कोड और उनका जो भी डिटेल होता है अकाउंट नंबर को छोड़कर वो चीज़ों में काफ़ी बदलाव किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि छात्र हैं उन्होंने अपने अकाउंट नंबर और साथ ही साथ अपने IFSC कोड को अलग अलग जो स्कॉलरशिप की योजनाएं चलती हैं उनके लिए उन्होंने दे रखा है। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ऐसे में जब उनके जो बैंक का जो डिटेल है, जो IFSC कोड है, उसमें बदलाव हो गया है और चूंकि उन्होंने अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में पहले से ही जो पुरानी वाली जानकारी है वो दे रखी है, तो क्या ऐसे में जो उनके स्कॉलरशिप का जो राशि है उनके खाते में आने में किस तरीके का परेशानी होगा या फिर उनका पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, और इस परेशानी को जो है दूर करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, ये सवाल काफ़ी वाजिब है और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ भी रहा है, क्योंकि सही में चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा बदलाव हुआ है कि लोगों का जो उनका अकाउंट नंबर के साथ साथ जो उनका IFSC कोड होता है या फिर उनका जो भी और भी बाकी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने अपने सिंडिकेट बैंक का या फिर अपने इलाहाबाद बैंक का या फिर अपने आंध्रा बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो है उन्होंने अपने पासबुक का फोटोकॉपी दिया था स्कॉलरशिप के लिए। अब चूंकि उनके बैंक का वो नाम रहा ही नहीं, उनके बैंक का नाम बदल गया है। अब सिंडिकेट बैंक वाले अब केनरा बैंक के नाम से जाने जा रहे हैं, इलाहाबाद बैंक वाले जो है अब इंडियन बैंक के नाम से जाने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वाले PNB और आंध्रा बैंक के जो खाता धारक हैं उनका बैंक बदलकर अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है। ऐसे में जिन छात्रों ने अपना जो है फॉर्म भर रखा है और अपना पुराना जानकारी दे रखा है, उनके मन में जो है काफ़ी प्रश्न फिलहाल अभी उठ रहे हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा मैं डिटेल तरीके से समझाऊंगा कि आपके साथ होने क्या वाला है और आपको कौन कौन से बदलाव करने होंगे ताकि आपका स्कॉलरशिप आ पाए। तो बेसिकली गाइस देखो, अपने देश में क्या है, स्कॉलरशिप दो तरीके के होते हैं। एक जो कि नेशनल लेवल का होता है, दूसरा स्टेट लेवल का। मतलब कि जो राष्ट्रीय जो कि सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, अगर उसके तहत आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो उसका केस अलग होता है। वही अगर राज्य सरकार का अपना अलग अलग जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जो अपने अपने सरकार का, बिहार सरकार का, UP सरकार का, त्रिपुरा, तेलंगाना, अलग अलग सरकार का जो है अपना अलग अलग जो है वो छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। सो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले वैसे लोग जो कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अपने पैसे जो है उनके अकाउंट में आने हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी केंद्रीय लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप आती है वो केंद्र सरकार के द्वारा आती है, जो कि डायरेक्टली जो उनका पेमेंट आता है वो RBI के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है। अब जो केंद्र सरकार होता है उसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है वो अलग अलग राशि है वो अलॉट करता है अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए। उसके लिए जो है वो जानकारी जो है अपने छात्रों का जानकारी, कितनी राशि किसके खाते में डालनी है, साथ ही साथ उनके खाता का, उनके IFSC कोड का डिटेल वो RBI में शेयर करता है ताकि RBI उसके अनुसार उतने पैसे अलॉट कर सकें। और वैसे तो कहा भी जाता है कि RBI जो है वो बैंकर ऑफ द बैंक है, उसके पास जो है बैंकों से जुड़ी हुई सारी जानकारी उनके पास पहले से है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप वैसे छात्र हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप लेने हैं, तब आपको किसी तरीके का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही रिकॉर्ड है और उनको इस बात की जानकारी है कि इस छात्र ने जो इस बैंक का डिटेल दिया है उसमें बदलाव किए गए हैं और इसका जो है बदलाव का जो नया रूप है वो ये है। ऐसे में जो है वो ऑटोमेटिकली आपके IFSC कोड को जो है आपके अकाउंट नंबर के हिसाब से और जो आपने वहाँ पे बैंक का नाम दिया था उसके हिसाब से वो अपना खुद से बदलाव कर लेंगे और वो जो है ऑटोमेटिकली जो पेमेंट है वो एक ही दिन सभी छात्रों के खाते में रिलीज कर दिया जाएगा। उसमें होगा ये कि एक ही दिन जितने भी छात्र हैं पूरे देश भर में उस स्कीम के तहत जिसको भी स्कॉलरशिप आनी है वो सेम उसी दिन सबके खाते में आ जाएंगे। भले आपका जो भी खाते का डिटेल है, IFSC कोड है या कुछ भी है, उसमें कुछ भी बदलाव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के द्वारा आता है और केंद्र सरकार के हाथ में ही देश का जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनका उसके पास रिकॉर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी नई जानकारी है वो वहाँ से कैच कर लेंगे। तो वैसे लोग जिनका नेशनल लेवल पे जो भी स्कॉलरशिप स्कीम के ऐसे पात्र हैं उनको किसी तरीके का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अब बात आते हैं
वैसे छात्रों का जो कि किसी स्टेट लेवल के स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है गाइज। वैसे लोग, पहला केस ये है कि वैसे लोग जिनका जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा हुआ है और उनका पहले से ही जो है स्कॉलरशिप एक बार ही आ चुका है। आप इस बात को ध्यान से समझें। अगर आपका उसी खाते में पहले भी अगर कभी एक बार जो है किस्त आ चुका है स्कॉलरशिप का, तब आपको दूसरी बारी पेमेंट लेने में कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपका बैंक डिटेल होता है जो भी आपके फाइनेंशियल सॉरी दोस्तों जो भी आपके फाइनेंशियल चीज़ों का जो वहाँ पे रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी उनके पास है और वो ऑटोमेटिकली उसमें बदलाव ले आएंगे वो अपने तरीके से। थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन सबके खाते में एक दिन ही पैसे आ जाएंगे, भले आपका स्टेट लेवल का स्कॉलरशिप है। तो अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी वाले लोग जिन्होंने नए किसी स्कीम के तहत, कोई वेस्ट बंगाल या फिर बिहार या फिर यूपी के सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें स्कॉलरशिप लेने हैं और ये उनका पहली बार है। इससे पहले उन्होंने उस खाते में कभी स्कॉलरशिप नहीं मंगाया है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्रेश है। आपका जो अकाउंट का जो लेन देन है उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। ऐसे में जो भी जानकारी आप दिए हैं और जब बारी आएगी पेमेंट करने की, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो भी पेमेंट आते हैं सरकारी योजनाओं के, वो आते हैं NEFT के तहत, जो कि फुली ऑनलाइन होता है, डिजिटल बैंकिंग के तहत आता है। ऐसे में वो जब आपका रिकॉर्ड, जो आपके फॉर्म भरे हैं आपने, वहाँ से जो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे एंट्री करेंगे, आपका जो IFSC कोड वो वहाँ पे इनवैलिड बता देगा, मतलब कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझें। अगर पहली बार आया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बार जो है फ्रेश आपका जो IFSC कोड है वो वहाँ पे एंट्री किया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा। ऐसे में आपका जो IFSC कोड है वो जो है वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि भाई बहुत सारे बैंकों के डिटेल बदले गए हैं, ऐसे में सरकार जो है अपना पेमेंट रिलीज करने से पहले उन छात्रों को एक बार और मौका देगी कि आप अपना KYC जो है वो अपडेट करें। इसके लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो ईमेल ID है उस पर आपको सरकार की ओर से मैसेजेस आ जाएंगे कि भाई आपका जो है, आप अपने खाते में, आप जिस खाते में पैसा मंगवाना चाहते हैं उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको समय सीमा दी जाएगी। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है कि भाई मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि अलग अलग स्कीम के तहत जो है पैसे आने हैं, लेकिन बैंकों का मर्ज हो गया है। ऐसे में दोस्तों, जिन लोगों का पहली बार बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है उन लोगों को एक बार और मौका मिलेगा अपने एप्लीकेशन में सुधार लाने का, जो कि आप बहुत आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। जो आपने नंबर वहाँ पे दिया हुआ है उसी नंबर पे OTP आएगा, उस वेरिफिकेशन के माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्र जो इस वक्त जो है दुविधा में हैं, उन सभी को मैं बताऊं कि यहाँ पे दुविधा वाली कोई बात नहीं है। आपके जो है पेमेंट नहीं अटकेंगे, थोड़ा सा डिले हो सकता है चूँकि एक लंबा प्रक्रिया होगा, लेकिन आफ्टर ऑल गाइज आप सभी के पैसे जो हैं आएंगे। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है, कोई और डाउट है, कोई दुविधा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।